नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, अमेरिका से लौटकर 2 दिन से ज्यादा हो गया। बहुत थका हुआ था, कुछ करने की इच्छा नहीं थी। फिर से शुरू कर रहा हूँ। दिल्ली में हूँ। जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी उसकी पूरी खबर होती है, लेकिन डिटेल में नहीं होती तो बोलना और उसके लिए समय मिलना जरूरी होता है। तो मानो मेरा सब शेड्यूल, मेरा टाइम टेबल बिगड़ गया था। उस पर मैं अलग वीडियो करूंगा। लौट के बुद्धू घर को आए, ये शीर्षक हेडिंग मेरे दिमाग में है। वो अमेरिका में क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ शेड्यूल टाइम टेबल कैसे बिगड़ा, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन वो अलग है। आज अर्जेंट जो है, मुंबई में जो मराठी हिंदी एक संघर्ष शुरू हो गया है, उस पर जो राजनीति गर्म हुई है, उस पर मुझे लगता है बात करना जरूरी है। और इसलिए आज ये जल्दबाजी में वीडियो कर रहा हूं। 5 तारीख को सुबह उठा भी जल्दी हूं। दोस्तों, मैं देख रहा हूं जो राजनीति हो रही है, ये तो होती है। देखो, राजनीति जब होती है और अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता अपने अपने मतलब के लिए राजनीति करते हैं, तो उसमें आम जनता का हित कम होता है और अपनी पार्टी या अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, इसलिए राजनीति ज्यादा होती है। और उसमें हमेशा आम जनता का नुकसान ज्यादा होता है। इसका सबसे बड़े उदाहरण हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख रहे, चाइना में देख रहे। अगर राज्यों की बात करें तो केजरीवाल को हमने देखा है, लालू को देखा है, मुलायम को देखा है। तो नेता और राजनीतिक दल जब जनहित को भूलकर अपने मतलब के लिए राजनीति करने लगते हैं, मेरा मेरा जो नुकसान होता है, मेरा आक्षेप जो है, मेरा विरोध जो है, वो एजेंडा को नहीं है। एजेंडा ठीक है, हर पार्टी का कोई एजेंडा होता है और वो एजेंडा शायद कम ज्यादा जनहित का होता है। लेकिन एजेंडे की राजनीति और मतलब की राजनीति, इसमें फर्क होता है। जिस ढंग से खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उद्धव ठाकरे ने 5.5 साल पहले महाराष्ट्र में राजनीति में गड़बड़ कर दी और चुनाव के नतीजे हाथ में आने के बाद बीजेपी के साथ दगाबाजी की, उसको एजेंडा नहीं बोलते। हाँ, शरद पवार के लिए वो एजेंडा हो सकता है, लेकिन शरद पवार ने महायुति और उद्धव ठाकरे की राजनीति शहीद कर दी थी। और उद्धव ठाकरे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए पार्टी का मतलब ही भूल गए, पार्टी का स्वार्थ भूल गए और व्यक्तिगत मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए उन्होंने पिता ने बनाई हुई अच्छी भली तगड़ी पार्टी मिट्टी में मिला दी। तो इसलिए जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पार्टी का कुछ नेताओं का मतलब साधने के लिए पार्टियां चलने लगती है, तो नुकसान आम जनता का होता है। वो जनता एक राज्य की हो, एक शहर की हो, एक देश की हो, या दुनिया का भी नुकसान होता है। टैरिफ के कारण जिस ढंग से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में जो कुछ राजनीति की, उसका नुकसान दुनिया भुगत रही है। तो इसलिए आज जब मराठी और हिंदी का झगड़ा, संघर्ष अगर महाराष्ट्र में छेड़ा गया है, तो उसमें ना मराठियों का हित है, ना हिंदी भाषियों का हित है। और दोनों तरफ से सब लगे हुए हैं, ये मानना पड़ेगा। हाँ, दिखाई दे तो लगता है कि आक्रामक कौन है, राज ठाकरे आक्रामक है, उद्धव ठाकरे आक्रामक है, या कुछ उनके नेता आक्रामक है, ये लगता जरूर है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तब अगर सामने से कोई इसको रिस्पॉन्ड ना करे, प्रतिसाद ना दे, तो वो जल्द में वो संघर्ष कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जब सामने से कोई जानबूझकर छेड़ने की कोशिश करे,
तो आग बुझने के बजाय भड़कती है, और बिल्कुल वही हो रहा है। एक तरफ से मीडिया तो ये आग लगाने में तुला हुआ है। पहले तो शुरुआत 2-2.5 महीने पहले दो ठाकरे बंधु इकट्ठा हो जाएंगे तो क्या होगा, ये सब बनाया गया। फिर उनके हाथ में ये हिंदी के शक्ति का जीआर वगैरह आ गया। अब जीआर अगर वापस लिया गया है तो उसके बाद मामला ठंडा होना जरूरी था, लेकिन हुआ नहीं। उल्टा मारपीट पर आ गया। कहीं मुंबई के आसपास या पुणे में कहीं जो अमराठी है उनको मारने की घटनाएं, वाकया सामने आ रहा है। अब इसमें शिवसेना तो गुंडों की पार्टी है, ये पुराना आरोप है, नई बात नहीं है। लेकिन उनको छेड़ने का और भड़काने का काम भी कोई ना कोई कर रहा है, ये भूल नहीं सकते। अगर केडिया नाम का कोई बिजनेसमैन 30 साल से मुंबई में रहता है और ऊपर से बोलता है कि नहीं मराठी सीखूंगा, तो क्या ऐसी बात कोई दूसरे राज्यों में मान लेगा? तमिलनाडु में या बंगाल में मान लेगा? क्या बंगाल में हम बंगाली में नहीं बोलेंगे, हम हिंदी में बोलेंगे और बंगाली सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे और बंगाल में रहेंगे? इस ढंग से कोई बात करेगा तो उसको छेड़ना बोलते हैं, अभिमान या अधिकार नहीं बोलते। केडिया नाम के किसी उद्योगपति ने या बिजनेसमैन ने जो बयान दिया है उसको छेड़ना बोलते हैं। और जब ऐसा छेड़ना शुरू हो जाता है तो आग बुझने के बजाय भड़कना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल वही बात हुई है। अगर अलग अलग जगह पर इतने सालों से, मेरी उम्र तो 75 साल से ऊपर हो गई है, बचपन से मैंने देखा है, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन मैंने देखा है। जिस लालबाग की बिल्डिंग में चाल में मैं मेरा जन्म हुआ और वहां रहता था, हमारे सामने एक मारवाड़ी फैमिली रहती थी। उनको डराकर उस समय भगाया गया था, गुजरात भगाया गया था। बाबूलाल सेठ आज भी उनकी दुकान वहां है, जय जयराम कृष्ण हरि इस नाम की दुकान है। और उसके जो मालिक थे उनको गुंडों ने डरा कर भगा दिया था। बहुत सारे गुजराती मुंबई छोड़कर भाग गए थे, भगाया गया था, गुंडागिरी हुई थी। बिल्कुल वही बात आज अगर होते हुए दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ भी मुड़कर देखना पड़ेगा। जब इस ढंग से मनमुटाव पैदा होता है तो उसको बुझाने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि अधिकार दिखाकर छेड़ने की या भड़काने की कोशिश होनी चाहिए। तो मैं ना राज ठाकरे या ना उद्धव ठाकरे उनके समर्थकों के समर्थन में खड़ा नहीं हूं, लेकिन क्या सिर्फ वही इस मारपीट के लिए या इस फसाद के लिए जिम्मेदार है? दूसरी तरफ बिल्कुल शांति है, क्या ऐसी बात है? मुझे नहीं लगता। जिस ढंग से केडिया का बयान आ गया और कुछ दुकानदार वगैरह हो गए जिनको मारपीट हो गई, वो जिस ढंग से बोलते हैं, बात करते हैं, वो गलत है। अगर मुंबई में रहकर मराठी कल्चर, मराठी संस्कृति से आप आक्षेप करने लगे, उसके खिलाफ जानबूझकर भावना भड़काने की कोशिश करने लगे, तो गड़बड़ हो जाती है। तो सामने वाले को इकट्ठा, एक बात है जिसको मॉब मेंटेलिटी बोलते हैं। मॉब मेंटेलिटी का मतलब क्या होता है? आप जब मॉब बन जाते हो तो बचाव में मुझे भी मॉब बनना पड़ता है। आप अगर झुंड बनने की कोशिश करोगे तो मुझे भी आपसे खुद को बचाने के लिए और जवाब देने के लिए झुंड बनना पड़ता है। तो समझाने से सब समझ जाते हैं। तो जो कुछ हुआ है उसके बाद अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो जीआर था विड्रॉ किया है, और उसका तो भांडा फोड़ हो गया कि खुद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब त्रिसूत्री की घोषणा हुई थी। जो अहवाल था वो आया था, जो उद्धव ठाकरे ने पढ़ा तक नहीं और आगे चलकर जीआर निकल गया, तो आंदोलन में उतरे कौन? उद्धव ठाकरे। तो राजनीति साफ दिखाई देती है। उनका राजनीतिक मतलब है, स्वार्थ है।
एजेंडा नहीं है, मतलब है। तो दूसरी तरफ भी कोई आसानी से बात नहीं कर रहा है। आने वाले मुंबई या और बड़े बड़े शहर जो है, वहां के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव है, इसके लिए जानबूझकर ये सब हो रहा है, ये मानना पड़ता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अमराठी हिंदी भाषिक अगर महाराष्ट्र में फैले हैं तो बड़े बड़े शहरों में फैले हैं, उनके छोटे बड़े कारोबार है, बिजनेस है, और वही उनको कॉर्नर किया जाता है। अगर महाराष्ट्र विधानसभा की विधायकों की नाम हम ढूंढे तो आपको दिखाई देगा बहुत सारे नाम है जो मराठी नहीं है, लेकिन तीन तीन चार चार जनरेशन से महाराष्ट्र में है, मराठी बोलते। मैं आपको याद दिला दूं, आज आपको आज याद दिला दूं कि जब संयुक्त महाराष्ट्र का आंदोलन 50 की दशक में चल रहा था, 1950s में, तो उस महाराष्ट्र समिति के एक नेता थे जिनका नाम ताराचंद शाह था, जो सांगली जिले में मराठी महाराष्ट्र के लिए लड़ रहे थे। तो ये बात नहीं है कि जो यहां आए और अपनी भाषा भूल गए और पूरे मराठी हो गए। वो उनके घर में भी गुजराती बोली जाती थी, मारवाड़ी बोली जाती थी, लेकिन पब्लिक में वो आराम से जीते थे और महाराष्ट्र के कॉज के लिए लड़ते भी थे। महाराष्ट्र में आकर गुजराती रहना, ये रहना और उसके लिए पुश करना गलत होता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो कुछ संघर्ष चल रहा है वो गलत है, लेकिन उसका कारण भी सही ढंग से समझना चाहिए। एक तरफा कुछ भी नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये हम बार बार बोलते हैं, लेकिन कितना समझ लेते हैं। और इसलिए आज 5 जुलाई को अगर जीआर वापस लेने के लिए एक विजय सम्मेलन हो रहा है, मेला हो रहा है, और उसमें 2 ठाकरे बंधु साथ में आ रहे हैं, तो जल्लोष होगा। लेकिन उसकी जो राजनीति है, चर्चा जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कर रहे हैं कि 2 ठाकरे बंधु इकट्ठा हो गए तो मानो महाराष्ट्र में बड़ा कोई चमत्कार होने वाला है, ये मुझे कतई मंजूर नहीं है। मैंने बार बार इस पर बोला है, 2 ठाकरे बंधु इकट्ठा होने से कुछ बड़ा होने वाला नहीं है, नहीं है। क्योंकि जब ये इकट्ठा थे, बाला साहब के जमाने में भी जब वो इकट्ठा थे, उनके साथ एकनाथ शिंदे भी थे। खुद बाला साहब उस वक्त जिंदा थे, राजनीति करते थे, उस वक्त भी कभी शिवसेना ने अकेले के दम पर या बीजेपी या किसी के साथ होकर 25% तक वोट नहीं पाए। तो 75% महाराष्ट्र के वोट अगर हमेशा शिवसेना के खिलाफ रहे, जब इकट्ठा तगड़ी शिवसेना थी, तो आज अचानक भूले बिसरे 2 भाई इकट्ठा हो रहे, तो ऐसा कौन सा चमत्कार होने वाला है? ये मीडिया ने पैदा किया हुआ भ्रम है, और इसमें अगर उद्धव और राज फंस गए तो नुकसान उनका भी होना है। पर्टिकुलरली मुंबई में शिवसेना की ओरिजिनल ताकत मुंबई में है, लेकिन मुंबई में मराठी का टक्का परसेंटेज घट गया है, बहुत घट गया है। जब 66 में बाला साहब ने शिवसेना शुरू की, उस वक्त की जो मराठी संख्या थी वो आज मुंबई में बची नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर बिगर मराठी वोट का बंटवारा होगा तो वो पूर्वापार होता रहा, लेकिन इस बार कम होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो हमें आसान लग रहा है वो उतना आसान नहीं है, उतना आसान नहीं है। जो मीडिया भ्रम फैला रहा है उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। और इसलिए जो कुछ चर्चाएं जोर शोर से चल रही है, तो उसमें राजनीति एक बात की होगी, अगर 2 भाई 20 साल बाद अगर साथ में आता है, 2005 के बाद 2025 में दोनों ठाकरे भाई साथ साथ एक मंच पर आ रहे हैं,
और पॉलिटिकल मंच पर साथ साथ आ रहे, तो उसका फर्क क्या पड़ता है वो देखना जरूरी है, उस पर चर्चा होनी जरूरी है। लेकिन उसके बजाय इसको हिंदी मराठी बनाया गया। तो एक बात भूलो मत, अगर हिंदी के खिलाफ आज हो जाओगे तो उनके साथ कानड़ी, तमिल, बंगाली सब हिंदी वालों के साथ चले जाएंगे। और इसलिए नुकसान उद्धव का होगा या राज ठाकरे का होगा या एकनाथ शिंदे का होगा, ये चर्चा सरासर झूठ है। नुकसान तीनों का होगा, क्योंकि मराठी वोटर इतना मुंबई में, ठाणे में या मुंबई के परिसर में नहीं है, शहरों में नहीं है। बाहर गांव की तो बात अलग है, मैं मुंबई के बारे में बोल रहा हूं। और इसलिए जब ये मामला चल रहा है तो चर्चा मैं मानता हूं कि दो भाइयों में राजनीति में ताकतवर कौन है, कौन जनमानस पर राज कर सकता है, यही फैसला आज जो जल्लोष मेला होने वाला है मनसे और उबाटा शिवसेना का, उसमें एक बात तय होनी है कि जो लोग दोनों पार्टियों के एक साथ हो जाएंगे, सामने बैठेंगे और ऊपर दो भाई होंगे, वो दो भाइयों में से किसका प्रभाव मराठी जनमानस पर ज्यादा है, इसका एक अनुभव महाराष्ट्र को मिलने वाला है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें बाजी मारकर जाने वाले का नाम राज ठाकरे ही है, क्योंकि उसके पास वो बाला साहब की स्टाइल है, भाषण की कला है और पर्सनालिटी भी है जो उद्धव के पास नहीं है। इसलिए 20 साल पहले राज ठाकरे पार्टी से दूर ना हो जाए, निकल ना जाए, ये अगर कोशिश करते उद्धव ठाकरे, तो आज उद्धव की इतनी बुरी हालत नहीं होती। ठीक है, राज के पास संगठन नहीं है, फिर भी जनमत प्रभावी करने की उसकी ताकत है, उसकी क्षमता है। और इसलिए एक बात हमें समझना जरूरी है कि आज के मेले का सीधा साधा अर्थ इतना ही है, मायने इतना ही है, राज करेगा खालसा। ये सिख लोगों की, सिख धर्मियों की एक स्लोगन है, राज करेगा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह वगैरह। तो उसमें जो राज करेगा खालसा आता है, तो मैं मानता हूं कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे को इस जल्लोष मेले में खालसा करेंगे और प्रभावित करेंगे और खुद का प्रभाव दिखाई देगा। यही बात होगी, इससे ज्यादा अभी बोलने की जरूरत नहीं है। मेला खत्म होने के बाद इस पर जरूर बात करूंगा। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।